दोस्तों ये खेल रसायन का है, इसे अलग ही अंदाज में खेलना है क्योंकि इसके नियम अलग है। याद रखता हूं मैं आज भी, याद रखता हूं मैं आज भी उन्हें उसी मोहब्बत के साथ, याद रखता हूं आज भी उन्हें पहले की तरह उसी मोहब्बत के साथ। कौन कहता है दोस्तों, कौन कहता है दोस्तों फासले मोहब्बत की याद को मिटा देते हैं। मुझे तो आज भी याद है। क्या याद है, गलत नहीं सोचेंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं फॉर्मूलाज की, कॉन्सेप्ट्स की। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। रिवीजन का अहम रोल होता है, रिवीजन जरूरी है। लेक्चर्स को टाइमली अटेंड कीजिए, वीडियोस को फिनिश कीजिए, क्लास नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिस भी करने स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी पार्ट में हम इतना आगे जा चुके होंगे, उसके बाद हमें जमकर प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर रिवीजन की आपकी कोई भी वीकनेस है तो जल्दी से रिवाइज करना स्टार्ट करें, नोट्स बनाएं। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को अटेंड नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को अटेंड कीजिए। वापस लौटिए, मेरे साथ मुलाकात आपकी फिर से होगी इसी बेहतरीन लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 अगर आप फिनिश कर चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इस बेहतरीन सेशन में। और हैशटैग दोस्तों, जब भी मुलाकात होगी यादगार होगी। इस यादगार सीरीज को यादगार बनाने में आपका हमें साथ चाहिए। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, लेक्चर्स को अटेंड करें और जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में देते रहें। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट्स है, ये प्रॉब्लम और डाउट्स भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को हमें स्टार्ट करना है। उससे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा जान लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये सारी बातें हैं। माय नेम इज अमित कुमार। काफ़ी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद बच्चा पार्टी अब बारी आपकी है। हमारी टीम को भी आप जानते होंगे और ये अनाउंसमेंट काफ़ी बार हो चुकी है। ध्यान दीजिए, अप्रैल 14 को अनअकैडमी ऐप पर हमारा एक बेहतरीन बैच लॉन्च होगा। इसे भी यादगार बनाने की हमारी पूरी कोशिश है। बनाट सर मैथ्स लेंगे, अभिलाष सर फिजिक्स लेंगे और केमिस्ट्री में होगी मेरे साथ रसायन लीला। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस एम बैच को, एम 2022 को ज्वाइन करना ना भूलें। अनअकैडमी ऐप पर होगा, पेड बैच होगा। और ये चिंता नहीं करनी है कि क्या यूट्यूब पर पूरा कोर्स होगा। जी हाँ, यूट्यूब पर भी पूरा कोर्स होगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आइकॉनिक कोर प्लस को ज्वाइन कीजिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए। वैसे यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्स होगा, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, आइकॉनिक कोर प्लस की पूरी जानकारी आपके सामने है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइम टाइम पर हमारी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो ये आपको मिल जाए। क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाए। और ये याद रखें, जब भी मुलाकात होगी यादगार होगी। आप भी इस मुलाकात को यादगार बनाने में हमारा साथ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब से। आज की इस बेहतरीन लेक्चर को काफ़ी कुछ हमें विजुलाइज भी करना है। और दोस्तों, ये स्माइल हमारे फेस पर बनी रहनी चाहिए, हमेशा बनी रहनी चाहिए। मेरे फेस पर बनी रहेगी, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। ऐसा प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ, ऐसा प्रॉमिस आप भी मुझे कीजिए। ये स्माइल हमेशा बनी होनी चाहिए, तभी सच्ची मेहनत हो पाएगी, पूरे एफर्ट्स आप डाल पाएंगे। तो दोस्तों, क्यूब को आपने विजुलाइज किया होगा। आगे चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी, बातें मैं आपसे करता रहूँगा। क्यूब को आपने विजुलाइज किया होगा। अगर नहीं किया है तो यह आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद तो हम क्यूब के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें विजुलाइज करने वाले हैं। और अगर आपने क्यूब को ही विजुलाइज नहीं किया है तो देखिए फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में सबसे पहले क्यूब को ही देख लें। क्यूब दिखने में कैसी होगी? क्यूब दिखने में ऐसी होगी। कितने कॉर्नर्स होंगे? देखिए इस प्रकार से आपको मिलेंगे 8 कॉर्नर्स। आपको मिलेंगे 8 कॉर्नर्स। ऐसा आप अपने रूम में जहां बैठे
उस रूम को क्यूब मानते हुए विजुलाइज कर सकते हैं। कैसे? 2 to 4 to 6 to 8। कितने कॉर्नर्स होंगे? देखिए 8 कॉर्नर्स होंगे। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होंगे। ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट कीजिए। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नंबर ऑफ फेस कितने होंगे? देखिए इस प्रकार से आप इसी रूम को क्यूब मान लीजिए। 1 2 3 एंड एक मेरे पीछे 4 5 और एक नीचे देखिए 6। कितने फेस होंगे? देखिए नंबर ऑफ फेस 6 होंगे। ये भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने होंगे? 12 होंगे। आई होप ये आपने काउंट कर लिया होगा। नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? फेस काउंट किया आपने। अब बारी है नंबर ऑफ एजेस की। ये भी काउंट कर लिए हैं, 12 होंगे। आई होप आपने भी इमेजिन कर लिए होंगे कितने एजेस होंगे। अब देखिए फेस डायगोनल की लेंथ क्या होगी? फेस ये है, ये फेस है। यहां देखिए एक फेस के कोरस्पॉन्डिंग अगर इस प्रकार से अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन किया जाए, कैसे ज्वाइन किया जाए? ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ज्वाइन किया जाए तो ये डिस्टेंस होगा, ये लेंथ होगी फेस डायगोनल की लेंथ। ये डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। देखिए ये लेंथ कितनी होगी? अगर आप पाइथागोरस को जानते हैं ना, पाइथागोरस को 10th क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम अंडरस्टैंड की होगी। अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर किया जाए, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने, ट्रायंगल ABC। इमेजिन कर लीजिए, हम बात करने वाले हैं फेस डायगोनल की। फेस डायगोनल कितने होंगे ये कैलकुलेशन भी होगी। लेंथ क्या होगी? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर ये क्यूब है, एज लेंथ A होगी, ये भी देखिए A होगी, और ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है। AC क्या है? AC हाइपोटेन्यूज है। इस केस में अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जाए तो दोस्तों P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। यहां क्या पुट किया जाएगा? P कितना होगा? A होगा, A रेज़ टू पावर 2 प्लस B कितना होगा? A होगा, A रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू, ये A से कितना होगा? ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? यही तो दोस्तों लेंथ ऑफ फेस डायगोनल है, इसी की हमें बात करनी है। देखिए H कितना होगा? H इज इक्वल टू अंडररूट 2a। वेरी गुड। ये हमने क्या किया बच्चा पार्टी? ये हमने लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की बात कर ली है, जो कि कितनी है? देखिए ये हमने यहां से डिटरमाइन कर ली है, √2a है। कितने हैं? √2a है। और देखिए एक फेस के कोरस्पॉन्डिंग ऐसे फेस डायगोनल कितने होंगे? ध्यान से देखिए, ऐसे फेस डायगोनल 2 होंगे। नंबर ऑफ फेस कितने? देखिए नंबर ऑफ फेस इस केस में, क्यूब के केस में 6 होंगे। तो फेस डायगोनल कितने होंगे? एक फेस के कोरस्पॉन्डिंग √2a डिस्टेंस ये होगा, √2a डिस्टेंस ये होगा। नंबर ऑफ फेस डायगोनल नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ फेस डायगोनल, नंबर ऑफ फेस डायगोनल 12 होंगे। और लेंथ क्या होगी? लेंथ √2a होगी। इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे और लेंथ देखिए कितनी होगी, इसकी भी पूरी डिटेल आपके सामने है। नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ फेस कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे, इसकी भी पूरी डिटेल आपके सामने है। चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल ये दोस्तों होगी √2a। √2a क्यूब के बारे में जितनी जानकारी हम ले सकते हैं उतनी जानकारी हमें लेनी चाहिए,
क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की बात करनी है। और आज की इस बेहतरीन सेशन में इस प्रकार से मॉडल्स की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्यूबिक यूनिट सेल को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। काफ़ी मजा आएगा विजुअलाइजेशन में, अंडरस्टैंडिंग में। ध्यान से देखिए, अभी तक हमने फेस पर कमेंट कर लिया है, कितने फेस होंगे। अभी तक हमने ये कमेंट कर लिया है, नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, कॉर्नर्स कितने होंगे। ये पॉइंट आपने भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, हमें बात करनी है नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे। आई होप ये आप भी जानते होंगे। नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने होंगे। चलिए, फेस सेंटर की बारी है। फेस सेंटर कितने होंगे? जितने फेस होंगे उतने ही तो फेस सेंटर होंगे। कैसे होंगे? देखिए, ये फेस सेंटर है, इस फेस के कोरस्पॉन्डिंग ये जो सेंटर पॉइंट है ये फेस सेंटर होगा। यानी डिवाइड करता है इस प्रकार से इस फेस डायगोनल को √2a/2 √2a/2, यानी √2a/2 उस तरफ, √2a/2 उस तरफ। और कंप्लीट क्या होगी? ये कंप्लीट होगी लेंथ ऑफ फेस डायगोनल √2a। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये जो पॉइंट P है ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है? पॉइंट P इसका मिड पॉइंट है। ये है फेस सेंटर, और नंबर ऑफ फेस जितने होंगे उतने ही फेस सेंटर होंगे। चलिए आगे बात करते हैं नंबर ऑफ फेस सेंटर की। नंबर ऑफ फेस सेंटर इस टाइप के पॉइंट P कितने होंगे? नंबर ऑफ फेस सेंटर ये इक्वल है नंबर ऑफ फेस की। नंबर ऑफ फेस कितने हैं? 6 है। तो फेस सेंटर भी कितने होंगे? फेस सेंटर भी 6 होंगे। इसके बाद दोस्तों बारी है बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर बिल्कुल बीच में होगा, ये होगा बॉडी सेंटर P', सेंटर पॉइंट इस क्यूब का ये P' होगा, बिल्कुल बीच में होगा। यानी इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे और इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, आपको सेम चीज मिलेगी। सिमेट्री होगी ना? जी हाँ, इसके अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। ये क्या है? ये सेंटर है, तो इसके अबाउट कौन सी सिमेट्री होगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री। जिसको किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इस तरफ जाएंगे, जिस डिस्टेंस पर आपको जो कुछ मिलेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर उतने ही डिस्टेंस पर आपको सेम टाइप की चीज मिलेगी। कैसे मिलेगी? ज्यादा डिटेल आगे जानेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए इसका बॉडी सेंटर, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, क्यूब का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? यही P' होगा, अंदर होगा। इसी को बोला जाएगा बॉडी सेंटर। तो दोस्तों बॉडी सेंटर कितने होंगे? अभी आपने अंडरस्टैंड किया, एक ही पॉइंट ऐसा होगा क्यूब के अंदर, तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1 होगा। और बॉडी सेंटर से पास होने वाली लाइन इस प्रकार से, किस प्रकार से? इस प्रकार से। देखिए, बॉडी सेंटर से पास होने वाली लाइन डिफरेंट कलर से इंडिकेट किया जाए, जो इस प्रकार से अपोजिट कॉर्नर को मीट करती है। अपोजिट कॉर्नर को मीट करती है, इसे बोला जाएगा बॉडी डायगोनल। क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा बॉडी डायगोनल। मान लेंगे P' कहीं यहां है। जी हाँ, यही तो है P'। P' कहीं यहां है, तो यहां से लेकर यहां तक A to D, ये क्या है? A to D बॉडी डायगोनल है। ऐसे बॉडी डायगोनल कितने होंगे? ध्यान से देखिए, हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं क्यूब के। अब 2 कॉर्नर को कंसिडर करते हुए बॉडी सेंटर से पास होने वाले लाइन ये बॉडी डायगोनल है, तो 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल हमें मिलता है। तो 8 कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल मिलेंगे? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। ध्यान से देखिए, 2 से मिलता है 1, 2 कॉर्नर को कंसिडर करते हुए 1 बॉडी डायगोनल मिलता है। 1 से 1/2, 8 के कोरस्पॉन्डिंग 8 कॉर्नर्स हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 है हमारे पास। 8 के कोरस्पॉन्डिंग कितने बॉडी डायगोनल मिल पाएंगे? इमेजिन भी कर सकते हैं दोस्तों, 4 बॉडी डायगोनल्स मिल पाएंगे। तो नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे? बॉडी सेंटर 1 है, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल
ये 4 होंगे। इसके बाद बारी है इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने की। जल्दी से लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। ये लेंथ कितनी है, जितनी यहां होगी उतनी ही लेंथ आपको बाकी बॉडी डायगोनल के केस में मिलेगी। क्यूब में सिमेट्री होती है, ये आप जानते हैं। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए ये लेंथ कितनी है। दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे इसे कैलकुलेट करें, सोचिए सोचिए इसके बारे में। वैसे आपको याद रखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये लेंथ होगी √3a। ये दोस्तों √3a होगी। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए, ये मेन मुद्दा होगा, सोचने वाली बात होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ट्रायंगल यहां पर कंसीडर करनी होगी। कौन सी ट्रायंगल, देखिए हमें यहां पर एबीडी ट्रायंगल कंसीडर करनी होगी। अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है। तो एबीडी ट्रायंगल हमें यहां पर दोस्तों कंसीडर करनी होगी। ये देखिए ये हमारे सामने एबीडी ट्रायंगल है। इस एबीडी ट्रायंगल में ये एडी क्या है, ये एडी हाइपोटेन्यूज है और ये ट्रायंगल राइट एंगल होगी। राइट एंगल कैसे होगी, ये ए, ये बी, ये डी। ये देखिए अगर आप विजुलाइज करेंगे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। इस प्रकार से ए बी एंड बी डी के बीच का एंगल ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है और ये देखिए ये क्या है, ये फेस डायगोनल है और फेस डायगोनल की लेंथ आप जानते हैं √2a है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। एक बार फिर से पाइथागोरस हमें अप्लाई करनी होगी। चलिए देरी किस बात की है, जल्दी से पाइथागोरस को अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर AB² प्लस BD²। आगे चलते हैं, AB² प्लस BD² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज रेज टू पावर 2। इस प्रकार से AD² किसके इक्वल होगा, ये AD² के इक्वल होगा। और ये क्या है, H रेज टू पावर 2। ये क्या है, B रेज टू पावर 2। ये क्या है, P रेज टू पावर 2। P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। इसका और आपका पुराना रिश्ता है 10th क्लास में आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम है, इसके रिजल्ट को हमें अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने से क्या मिलता है, परपेंडिकुलर कितना है, ध्यान से देखिए ये लेंथ कितनी है AB, ये तो एज लेंथ है। क्यूब के केस में सभी एज लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी, A होगी, ये A है। और ये देखिए इस केस में जो बेस होगा ये फेस डायगोनल होगा, √2a है। तो देखिए जल्दी से बिना किसी देरी के यहाँ A पुट किया जाए, A रेज टू पावर 2। क्लियर है बात, यहाँ क्या पुट किया जाए, √2a रेज टू पावर 2 पुट किया इज इक्वल टू H²। यहां से क्या मिलता है, ध्यान से देखिए A² प्लस यहां से 2a² इज इक्वल टू H²। H इज इक्वल टू जो मैंने आपको बोला वही मिलता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नोट कर लीजिए बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी मिलनी है, √3a मिलनी है। बॉडी डायगोनल की लेंथ दोस्तों √3a मिलनी है। नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब को जान लिया। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होंगे, नंबर ऑफ फेस 6 होंगे, नंबर ऑफ एजेस 12 होंगे। फेस डायगोनल की लेंथ √2a होगी, बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a होगी। और बॉडी सेंटर क्या है, आपके सामने है, ये बॉडी सेंटर है। फेस सेंटर ये भी आपके सामने है, कॉर्नर्स भी आपके सामने हैं, सभी एजेस भी आपके सामने है। विजुलाइज कर लिया ना, क्यूब से अगर पूरा मन भर गया है, पूरा आपने विजुलाइज कर लिया है, तो आगे चलते हैं, कुछ और जानेंगे। इसके बाद क्या जानेंगे भाई, इसके बाद हम जानेंगे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कॉर्नर लैटिस पॉइंट। देखिए क्यूब के कॉर्नर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूब के कॉर्नर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन दोस्तों 1/8 होगा। ऐसा कैसे होगा, 1/8 कैसे होगा, फुल होना चाहिए पूरा एटम रखा हुआ है। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, ये पूरा एटम इस क्यूबिक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा। इसके चारों तरफ 7 और यूनिट सेल्स होंगे, वहां भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। कितना पार्ट, 7/8 पार्ट। 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। कॉर्नर पर रखा वह एटम वह स्फीयर कैसे करता है, देखिए
इसको ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं। ये हमारे सामने टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ऊपर से क्यूब कैसे नजर आएगी? देखिए, ऊपर से देख रहे हैं इस प्रकार से। कॉर्नर पर रखा यह एटम नेबरिंग यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करता होगा। कौन कौन से यूनिट सेल्स में किस प्रकार से दोस्तों कंट्रीब्यूट करता होगा? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करता होगा। 4 यूनिट सेल वो है जो अंदर की तरफ है। ये तो हमने 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया। अब ये तो क्या होगा? 3 डायमेंशन में 4 यूनिट सेल अंदर होंगी और 4 बाहर होंगे। अरे ये क्या हुआ? बिल्कुल सही हुआ जो कुछ हुआ। जी हाँ, यही हमें इमेजिन करना है। यहां देखिए, इस प्रकार से एक बड़ी क्यूब को अगर 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर लिया जाए, बड़ी क्यूब को 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर लिया जाए, तो पूरी कहानी, पूरी माया आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। कैसे अंडरस्टैंड हो जाएगी? यहां देखिए, सिमेट्री है। कॉर्नर पर रखा यह एटम, यह स्फीयर कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है? जिस प्रकार से 4 नीचे 4 ऊपर 8 में कंट्रीब्यूट करता है, उसी प्रकार से देखिए किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है। 1 2 3 4 और ऊपर देखिए 5 6 7 8 कितने क्यूब्स में कंट्रीब्यूट करता है? 8 में। यानी कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एक क्यूब में इसका कितना पार्ट होगा? 1/8 होगा। आई होप ये कहानी आपने अंडरस्टैंड की होगी। क्यूब के कॉर्नर पर रखे एटम और स्फीयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। ये अंडरस्टैंड किया। इसके बाद देखिए, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। फेस सेंटर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना होगा? अब देखिए, ये जो फेस है, कोई भी फेस मान लीजिए, ये कितने क्यूब्स में कॉमन होगा? ये जो फेस है, ये कितने क्यूब्स में कॉमन होगा? देखिए, मुझे लगता है ये फेस 2 क्यूब में होगा। कैसे होगा? एक क्यूब आपके सामने है, ये लीजिए, एक क्यूब मैंने ड्रॉ कर ली है। किस प्रकार से कॉमन होगा? इसके बगल में एक क्यूब को मैंने ड्रॉ किया है। चलिए, कंप्लीटली इसको ड्रॉ किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन आपकी बन पाएगी। किस प्रकार से बन पाएगी? देखिए, मुझे लगता है इस प्रकार से बन पाएगी। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है एक और क्यूब जो हमने इसके बगल में रखी है, और ये हमारे पास फेस है जो इन दोनों में कॉमन है। अब फेस सेंटर पर रखा, फेस सेंटर पर रखा यह एटम और यह स्फीयर कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? 2 में, इसमें और इसमें। तो इसमें कितना पार्ट होगा? 50%। इसमें भी कंट्रीब्यूट करता है और इसमें भी इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। तो 1/2 इसमें, 1/2 इसमें। यानी हर फेस सेंटर पर रखा एटम एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1/2 ही कंट्रीब्यूट करता होगा। इसका 1/2 हाफ हिस्सा ही एक यूनिट सेल में मौजूद होगा। उम्मीद है आपने फेस सेंटर पर प्रेजेंट एटम और स्फीयर के कंट्रीब्यूशन को जान लिया है। अगर आप इसको जान गए हैं तो थर्ड पॉइंट देखिए, एज सेंटर पर रखा एटम कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है? ध्यान से देखिए, एज सेंटर पर रखा कोई एटम और कोई स्फीयर कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है? इसका अगर आप पूरा अनुमान लगाना चाहते हैं तो इसका अनुमान यहां से लगाया जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारे पास यूनिट सेल है और यहां देखिए एज सेंटर पर मैंने किसी एटम और स्फीयर को कंसीडर किया है। तो एज सेंटर पर रखा यह एटम और स्फीयर कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता होगा? या फिर ऐसा देख लें, जो एज सेंटर है ये कितने यूनिट सेल के साथ कॉमन होगा? एज कितने यूनिट सेल के साथ कॉमन होगा, ये देख लें। ध्यान से देखिए, मुझे लगता है ये जो एज है ये 4 यूनिट सेल की कोरस्पॉन्डिंग एज है। कैसे है? एक यूनिट सेल ये है, एक ये है, 2 3 4। मुझे लगता है
एज सेंटर पर रखा यह एटम आपने भी विजुलाइज किया होगा, आपको भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा जैसा मेरे दिल और दिमाग को लग रहा है। एज सेंटर पर रखा दोस्तों यह एटम और यह स्फीयर कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है? 4 में करता है ना, तो देखिए 1 में कितना हिस्सा होगा? अगर ये 4 में कंट्रीब्यूट करता है 1/4 ईच होगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। आई होप आपने भी इसको मस्ती के साथ अंडरस्टैंड कर लिया होगा। दोस्तों इसके बाद बारी है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट को जानने की। अगर ये यूनिट सेल के अंदर होगा, बॉडी सेंटर पर होगा, तो देखिए इसको किसी और यूनिट सेल से कोई मतलब नहीं होगा, इसका पूरा पूरा पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा। इसके चारों तरफ, इस यूनिट सेल के चारों तरफ कितने ही और यूनिट सेल आप कैसे भी कंसिडर कर लीजिए, इसका पार्ट दूसरे यूनिट सेल में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा, यानी इसमें इसका होगा फुल कंट्रीब्यूशन 1। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका कंट्रीब्यूशन फुल होगा। इसको नोट किया, क्यूब की प्रॉपर्टीज को आपने जान लिया, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में इतनी सारी बातों को आपने जान लिया। अब वक्त हो गया है क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप्स को अंडरस्टैंड करने का। क्यूबिक यूनिट सेल के कितने टाइप होंगे, ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल आर ऑफ 3 टाइप्स। देखिए टाइप 1 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, इसकी पूरी कहानी को हमें अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको भी जानेंगे, लेकिन पहले तो सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल को जानना होगा। इसके बाद देखिए लास्ट टाइप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आखिरकार फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है ये भी जानेंगे। सब जानना है, चिंता मत कीजिए, 1 बाय 1 हम तीनों ही टाइप के यूनिट सेल को जानेंगे। सबसे पहले बारी है प्रिमिटिव यूनिट सेल की। प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर। ध्यान से देखिए, कॉर्नर पर मौजूद होंगे इस प्रकार से एटम्स। कितने होंगे? इस प्रकार से देखिए 8 होंगे। किस प्रकार से 8 होंगे, इसका पूरा आइडिया आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से होंगे। कितने कॉर्नर्स हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने एटम्स मौजूद होंगे? इस प्रकार से 8 एटम्स मौजूद होंगे। 4 यहां होंगे, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। 4 यहां होंगे। टोटल कितने हुए? 8 हुए। और देखिए इन एटम्स और स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करने से क्यूब बन रही होगी। इस यूनिट सेल को क्या बोला जाएगा? इस यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोला जाएगा। आई होप आपने विजुलाइज कर लिया होगा। विजुलाइज कीजिए, इसको ध्यान से कीजिए, ध्यान से विजुलाइज कीजिए। क्यूब नजर आई ना आपको? अगर आपको क्यूब नजर आई है तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स को प्लेस करने से, इस प्रकार से प्लेस करने पर हमें क्या मिलेगा? इस प्रकार से प्लेस करने पर हमें सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगा। अब देखिए सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में काफी सारी और बातें भी हमें जाननी होंगी। कौन कौन सी बातें जाननी होंगी? कितना कंट्रीब्यूशन होगा कॉर्नर पर रखे एटम का? ध्यान से देखिए, इस प्रकार से अगर एक बड़ी क्यूब को 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया जाए तो पिक्चर आपके सामने है। कॉर्नर पर रखे एटम और स्फीयर के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो देखिए इस प्रकार से 1/8 पार्ट ही इसका एक स्मॉलर क्यूब में मौजूद होगा। ये कंट्रीब्यूट करता होगा कितने यूनिट सेल्स में? 8 नेबरिंग यूनिट सेल्स में। तो इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? इसका हुआ 1/8। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये आप देख चुके हैं। ये एटम्स दूर दूर नहीं होंगे। इस प्रकार से एक्चुअल केस ये होगा, इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। इस प्रकार से कॉन्टेक्ट होगा। चलिए इसको ठीक से रिप्रेजेंट किया जाए। ये देखिए इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो देखिए एक्चुअल केस कैसा होगा? एक्चुअल केस दिखने में इस जैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर है बात? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? टोटल एटम्स 8 हैं, लेकिन एक एटम 8 नेबरिंग यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो इसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में मौजूद होगा? इस प्रकार से इसका 1/8 पार्ट ही मौजूद होगा। देखिए 1/8 ईच एक यूनिट सेल में मौजूद होगा। तो यहां से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स
आपको मिल पाएंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। और Z, इसको Z से भी इंडिकेट किया जाता है। याद रखें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में Z से भी इंडिकेट किया जाता है। नोट कर लें आप इसको। Z इज इक्वल टू कितना होगा Z? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 है, पर एटम कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो इफेक्टिवली एक ही एटम मौजूद होगा। इस प्रकार से 1/8 1/8 1/8 1/8 8 टाइम्स अगर आप 1/8 को कंसिडर करते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 इंटू 8। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो कंट्रीब्यूशन यहां से कंसिडर करने से आपको ए सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही एटम मिलेगा। कई बच्चे बोलेंगे 8 थे सर, तो एक कैसे हुआ? अरे भाई 8 तो थे, लेकिन एक एटम का 1/8 पोर्शन है, तो 1/8 8 टाइम्स आप कंसिडर करेंगे तो 1/8 इंटू 8 से आपको कितना एटम मिलेंगे? एक ही एटम मिलेगा। तो इफेक्टिवली एक ही एटम होगा, क्योंकि एक एटम का कॉर्नर पर रखे एक एटम का 1/8 पोर्शन ही है उस यूनिट सेल के लिए, बाकी 7/8 अदर यूनिट सेल्स के लिए है। तो 1/8 इंटू 8 से आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 ही मिल पाएगा। इसके बाद देखिए, अगर ये एज लेंथ एक ही टर्म्स में इस प्रकार से इंडिकेट की जाए, इस प्रकार से इंडिकेट की जाए, क्यूब है, सभी एज लेंथ कितनी होंगी? ए होगी। तो देखिए आर की टर्म्स में क्या होगी फिर ये इस प्रकार से एटम्स कॉन्टेक्ट में, आप खुद इमेजिन कीजिए आर की टर्म्स में क्या होगी? 4 ऐसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने। आर की टर्म्स में क्या होगी? यहां से लेकर इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये एज लेंथ ए है। आर की टर्म्स में क्या होगी? देखिए आर इधर और आर, देखिए आर इधर आर इधर, क्या होगी? 2r होगी। देखिए इस प्रकार से 2r होगी। अगर आपने इमेजिन नहीं किया तो देखिए इमेजिन कर लीजिए, इस प्रकार से 2r होगी। r इधर और इधर से इधर r, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस ये 2r होगा, यानी a इज इक्वल टू 2r। a एंड r का रिलेशन आपके सामने है। इस प्रकार से एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर और एटम, रेडियस ऑफ स्फीयर और एटम इसके रिलेशन को हमने एस्टेब्लिश कर लिया है। इसके बाद क्या जानना होगा दोस्तों? इसके बाद हमें जानना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर को। आखिरकार ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये काफी इंटरेस्टिंग बात है क्या है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। और कौन से नेबर्स? स्पेशल टाइप के नेबर्स। ध्यान से देखिए कौन से नेबर्स। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ध्यान से देखिए, which are in contact with a particular atom और स्फीयर, एटम और स्फीयर के साथ कितने अदर एटम्स और स्फीयर्स कांटेक्ट में, इसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कितने कांटेक्ट में होंगे? जल्दी से क्यूब को पेश किया जाए, क्यूब को ड्रॉ किया जाए। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हम क्यूब को ड्रॉ करेंगे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। जल्दी से आप भी क्यूब को ड्रॉ कर लीजिए। आई होप आपने भी क्यूब को ड्रॉ कर लिया होगा। इस प्रकार से कॉर्नर्स को ज्वाइन करने से हमें क्यूब मिल जाएगी। और ये हमारे सामने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसके कॉर्नर्स पर देखिए एटम्स और स्फीयर्स मौजूद हैं, इस प्रकार से मौजूद हैं। किसी भी एक एटम और स्फीयर को कंसिडर कर लें। जैसे मैंने इसको कंसिडर किया तो इसके साथ कांटेक्ट में कितने एटम्स और स्फीयर्स होंगे? ध्यान से देखिए, इसके साथ कांटेक्ट में कितने एटम्स और स्फीयर्स होंगे? ये कांटेक्ट में होगा, राइट साइड जो है ये कांटेक्ट में होगा,
जी हाँ कांटेक्ट में होगा। जो लेफ्ट साइड होगा, इमेजिन कीजिए ऐसा ही यूनिट सेल एक यहाँ भी होगा, जो लेफ्ट साइड होगा ये भी इसके साथ कांटेक्ट में होगा, जो इससे पीछे है ये भी कांटेक्ट में होगा, जो इससे आगे है देखिए पीछे एक ऐसे कांटेक्ट में होगा, जो पीछे इसके साथ ऐसे कांटेक्ट में होगा, ऐसे कांटेक्ट में होगा। तो देखिए एक यूनिट सेल आगे भी होगा, जी हाँ एक यूनिट सेल आगे भी होगा, जो यूनिट सेल आगे होगा उसका एटम भी इसके साथ कांटेक्ट में होगा। जो नीचे देखिए ये कांटेक्ट में है, बिल्कुल है, तो ऊपर जो यूनिट सेल होगा इसका एटम भी कांटेक्ट में होगा। अगर कांटेक्ट में होगा तो मुझे लगता है इसके साथ इस प्रकार से ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है, जो ऊपर होगा ये कांटेक्ट में है, दूसरे यूनिट सेल से मिलता है, ये बिल्कुल मिलता है। जो लेफ्ट में होगा ये इसके साथ कांटेक्ट में है, जो यूनिट सेल यहां आगे होगा इसके आगे भी यूनिट सेल होगा, वहां से भी देखिए कॉर्नर एटम इसके साथ कांटेक्ट में होगा। साइड में जो यूनिट सेल होगा राइट साइड इसका एटम ये कांटेक्ट में होगा। तो कितने ऐसे एटम्स कांटेक्ट में होंगे, कितने ऐसे स्फीयर्स कांटेक्ट में होंगे, ध्यान से देखिए। मुझे लगता है 1 2, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे एटम्स और स्फीयर्स कितने कांटेक्ट में होंगे, 6 होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 6 होगा। आई होप आपने भी चेक कर लिया होगा। अगर किसी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है तो यहां भी देख सकते हैं इसके साथ कितने कांटेक्ट में होंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, यहां बिहाइंड देखिए टॉप एंड बॉटम, इस प्रकार से 6 कांटेक्ट में होंगे। आई होप इनको भी आपने लोकेट कर लिया होगा। 1 2 3 4 5 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कॉर्नर पर रखे एटम का दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। नियरेस्ट नेबर्स 6 हुए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होगा। ए एंड आर का रिलेशन आपके सामने है और पूरी पिक्चर को आपने विजुलाइज कर लिया है, इमेजिन कर लिया है। तो बारी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को जानने की। देखिए क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में क्या होगा, ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC has an atom at each of its corner and also one atom at its body center। देखिए कॉर्नर पर तो इस प्रकार से एटम्स मौजूद होंगे ही, क्यूब के कॉर्नर्स पर तो हर कॉर्नर पर एटम्स इस प्रकार से मौजूद होंगे ही। साथ में अगर बॉडी सेंटर पर एटम को रख दिया जाए तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक, मुझे तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ ये देखने को मिलेगा, इस प्रकार से इनका जो कांटेक्ट है ये लूज हो जाएगा। बिल्कुल लूज कर दिया तो देखिए दूर दूर हो जाएंगे, मैं इनको संभाल नहीं पाऊंगा, इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से देखिए आपने इमेजिन किया होगा कि इनका कांटेक्ट लूज हो गया होगा, ये इमेजिन आपने किया होगा। जैसे ही मैंने बॉडी सेंटर पर इनके बीच में 4 ऊपर 4 नीचे और बीच में मैंने देखिए एक एटम और एक स्फीयर को रखा, नीचे जो 4 कांटेक्ट में थे और ऊपर 4 कांटेक्ट में थे, किस प्रकार से कांटेक्ट में थे ये आप सिंपल क्यूबिक में देख चुके हैं। जैसे ही बीच में रखा एक कांटेक्ट लूज हो गया, ध्यान से देखिए और ज्यादा कांटेक्ट लूज किया तो मैं इनको संभाल नहीं पाऊंगा, ये दूर दूर हो जाएंगे। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कांटेक्ट लूज हो जाएगा तो कैसी होगी पिक्चर दिखने में, देखिए इस प्रकार से क्यूब को ड्रॉ कीजिए, जल्दी से ड्रॉ कीजिए क्यूब को, पिक्चर दिखने में कैसी होगी। आई होप आपने भी ड्रॉ कर लिया होगा जल्दी से। इस प्रकार से अगर आपने क्यूब को ड्रॉ कर लिया है तो पहले क्या था, ये इसके साथ कांटेक्ट में था, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ठीक इसी प्रकार से ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखिए बॉडी सेंटर पर भी एक एटम और स्फीयर मौजूद है जिसकी वजह से इनका कांटेक्ट इस प्रकार से लूज हो गया है, इस प्रकार से लूज हो गया है। ये बॉडी सेंटर पर मौजूद है और ये 4 इस प्रकार से मौजूद हैं। आई होप आपने इमेजिन किया होगा, जैसे ही इसको आपने बॉडी सेंटर पर रखा ये दूर हुए, ये दूर हुए। अब किसका किसके साथ कांटेक्ट है, देखिए अब ये कांटेक्ट में होगा इन 4 के साथ,
इस प्रकार से इन चार के साथ बॉडी सेंटर पर रखा, एटम और स्फीयर इन चार के साथ कांटेक्ट में होगा। ये देखिए, ये इन चार के साथ भी कांटेक्ट में होगा। इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, यहां रखा होगा तो ये इनके साथ भी कांटेक्ट में होगा और ये इनके साथ भी कांटेक्ट में होगा, इनके साथ भी कांटेक्ट में होगा। आई होप आपने इस अरेंजमेंट को विजुलाइज कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। दोस्तों, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया, विजुलाइज किया, तो और ज्यादा विजुलाइजेशन के लिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कंप्लीट अरेंजमेंट आपके सामने है। कॉर्नर्स पर एटम्स और स्फीयर्स मौजूद हैं और एक एटम और स्फीयर कहां प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये अरेंजमेंट एक्चुअल में ऐसी होगी। यहां देखिए, ये कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा। ज्यादा विजिबिलिटी के लिए ब्लैक मार्कर मैंने चूज किया, तो देखिए ये कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा। अगर लूज हो जाएगा तो देखिए इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट मिल पाएगी। ये कॉन्टेक्ट देखिए लूज हो गया है, इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट मिल पाएगी। कॉर्नर पर रखे हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और बॉडी सेंटर पर रखे हर एटम का दोस्तों कंट्रीब्यूशन कितना होता है? फुल होता है। कोई दूसरा यूनिट सेल बॉडी सेंटर पर रखे इस एटम को शेयर नहीं कर पाएगा। जी हाँ, क्योंकि अंदर मौजूद है। तो इस केस में अगर हम बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की, हम बात करें, देखिए ध्यान से, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और Z की बात की जाए तो क्या आंसर यहां से मिल पाएगा? ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां से हमें आंसर मिल पाएगा 1/8 × 8। हर एटम जो कॉर्नर पर रखा है इसका कंट्रीब्यूशन दोस्तों 1/8 होगा और ऐसे कितने एटम्स होंगे? 8 होंगे। प्लस बॉडी सेंटर पर रखा एटम फुल्ली कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 1 × 1, तो यहां से दोस्तों Z क्या मिलता है? 2 मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपको मिल पाएंगे दोस्तों 2। कितने मिल पाएंगे? 2 मिल पाएंगे। ए एंड आर का रिलेशन क्या होगा? ए एंड आर के रिलेशन के लिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, देखिए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ एटम और स्फीयर के बीच क्या रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है? इस प्रकार से एक बेहतरीन रिलेशन ए एंड आर का हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये देखिए, ये बॉडी सेंटर पर रखा एटम और स्फीयर इन चार के साथ भी कांटेक्ट में होगा, इन चार के साथ भी कांटेक्ट में होगा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर यहां पर एज लेंथ ए है, एज लेंथ ए है, तो ये डिस्टेंस बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल की लेंथ है। जी हां, ये लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल है, ये होगा √3a। और इस √3a को आर की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाए, इसकी हमें बात करनी है। इस √3a, इस लेंथ को आर की टर्म्स में अगर हमें एक्सप्रेस करना हो, चलिए आगे करते हैं। इस प्रकार से ये जो लेंथ है, इस बॉडी सेंटर पर रखे स्फीयर के साथ ये कॉर्नर एटम और ये कॉर्नर एटम अगर कांटेक्ट में है तो ये लेंथ कितनी है? ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस एक ही टर्म्स में बच्चों √3a है। आर की टर्म्स में आर ये है और ये डायमीटर और 2 × रेडियस और आर ये है। तो यहां से हमें देखिए आर की टर्म्स में ये डिस्टेंस मिलता है 4r, r + 2r + r 4r। और ये डिस्टेंस एक ही टर्म्स में कितना है? √3a, यानी बॉडी डायगोनल की लेंथ है। तो देखिए इस प्रकार से √3a = 4r, ये होगा रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। याद रखना है, ये बेहतरीन रिलेशन आप याद रखेंगे। इसके बाद बारी है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ए पर्टिकुलर स्फीयर। ऐसे कितने एटम्स और स्फीयर्स होंगे जो एक पर्टिकुलर स्फीयर के साथ कॉन्टेक्ट में है? बिल्कुल सिंपल है, देखते ही हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसके साथ कॉन्टेक्ट में ये 4 है, ये 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ।
आई होप इसको आपने भी अंडरस्टैंड किया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में 8 होगा। सिंपल क्यूबिक के केस में कितना था आप देख चुके हैं, 6 था। ए एंड आर का रिलेशन ए इज इक्वल टू 2r। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, ए एंड आर का रिलेशन √3a इज इक्वल टू 4r है। z कितना है, इस केस में 2 है, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव के केस में 1 था। तो चलिए इतना जानने के बाद अब देरी नहीं करनी है, जल्दी से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को जानना है। आखिरकार फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, पूरी कहानी आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कंटेन्स एटम्स एट ऑल कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ऑल फेसेस ऑफ क्यूब। ध्यान से देखिए, सभी कॉर्नर्स पर और सभी फेस सेंटर्स पर अगर एटम्स मौजूद होंगे तो यूनिट सेल दिखने में कैसा होगा, यूनिट सेल दिखने में ऐसा होगा। देखिए इस यूनिट सेल को हमने कैसे ड्रॉ किया, एक बार खुद से ड्रॉ किया जाए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में, विजुअलाइजेशन में कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले क्यूब को ड्रॉ करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस अंदाज में किसको ड्रॉ करना होगा, हमें क्यूब को ड्रॉ करना होगा। इस अंदाज में क्यूब को ड्रॉ करना होगा। कीजिए कीजिए, जल्दी से कीजिए। आई होप मेरे साथ साथ आपने भी क्यूब को ड्रॉ कर लिया होगा। यहां देखिए एटम्स कॉर्नर्स पर मौजूद हैं, 8 कॉर्नर्स है, इस प्रकार से कॉर्नर्स पर एटम्स मौजूद हैं। इसके बाद हर फेस सेंटर पर भी एटम मौजूद है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, डरना नहीं है। देखिए इस प्रकार से फेस सेंटर पर भी एटम मौजूद है। एक फेस आगे भी है, पीछे भी है, एक आगे है तो एक पीछे है। तो यहां भी देखिए एक एक एटम मौजूद होगा, इस प्रकार से मौजूद होगा। कितना कंट्रीब्यूशन हो गया आप जानते हैं, फेस सेंटर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है और कॉर्नर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन मेरे दोस्तों 1/8 होता है, ये आप जानते हैं। तो देखिए कैसी होगी फिगर दिखने में, और ज्यादा इमेजिनेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए आगे चलते हैं। फिगर दिखने में ऐसी होगी, इस प्रकार से 1/2 पार्ट ये होगा, जो एटम फेस सेंटर पर मौजूद है इसका पोर्शन 1/2 होगा, और कॉर्नर पर मौजूद एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। इतनी बातें अगर आप जानते हैं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आसानी के साथ पर यूनिट सेल इस केस में आप कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे, देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से देखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितने होंगे, यानी हमें Z कैलकुलेट करना है। कॉर्नर पर रखे हर एटम का कंट्रीब्यूशन दोस्तों 1/8 होता है। ये देख लीजिए 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, और उधर भी पीछे 1/8 है। 1/8 8 टाइम्स है, इंटू 8 प्लस फेस सेंटर पर रखे दोस्तों एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। और कितने फेस सेंटर हैं, नंबर ऑफ फेस 6 है, इतने ही फेस सेंटर होंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें Z4 मिलता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। FCC के केस में कितने होंगे, 4 होंगे। इस पॉइंट को याद कर लें। अगर आपने पॉइंट याद कर लिया है, फेस सेंटर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से देखिए कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2 ईच होगा। देखिए 1/2 होगा, 1/2 इस तरफ, 1/2 इस तरफ। और ऐसे एटम्स कितने होंगे, 6 होंगे। 6 फेस हैं तो 6 ऐसे एटम्स होंगे। फेस सेंटर 6 होंगे तो 1/2 इंटू 6, यहां से फेस सेंटर से देखिए ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और कॉर्नर 8 हैं, और कॉर्नर पर रखे हर एटम का कंट्रीब्यूशन दोस्तों 1/8 होगा। 1/8 इंटू 8, ऐसे कितने एटम्स हैं, 8 हैं। तो 1/8 इंटू 8, यहां से देखिए कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है, 1, और यहां से कितना मिलता है, 3। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना मिलता है, Z इज इक्वल टू 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 मिलते हैं। जल्दी से इसको लॉक कर दिया जाए, नोट कर लिया जाए। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो इसके बाद बारी है A एंड R के रिलेशन की। रिलेशन तो मुझे नजर आया, क्या आपको भी नजर आया, कैसे, देखिए इस प्रकार से
इस प्रकार से मुझे तो रिलेशन नजर आ गया है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा दोस्तों फेस डायगोनल, और ये फेस डायगोनल एक ही टर्म्स में अगर एज लेंथ ए है, अगर ये एज लेंथ ए है, अगर ये एज लेंथ ए है, तो एक ही टर्म्स में कितना होगा? अंडर रूट 2a होगा। एक ही टर्म्स में कितना होगा? अंडर रूट 2a होगा। आर की टर्म्स में देखिए इस प्रकार से फेस सेंटर पर एटम मौजूद होगा, तो कॉन्टेक्ट में इस प्रकार से होंगे, ये कॉन्टेक्ट में इस प्रकार से होंगे। फेस सेंटर पर एटम मौजूद होगा, तो ध्यान से देखिए इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे। अगर विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम है, चलिए कलर चेंज किया मैंने, आई होप अब ज्यादा विजिबल होगा। इस प्रकार से देखिए ये कॉन्टेक्ट में होंगे, यानी यहां से यहां तक ये डिस्टेंस एक ही टर्म्स में कितना है? एक ही टर्म्स में अंडर रूट 2a है। और आर की टर्म्स में कितना है? आर की टर्म्स में होगा ये आर, ये देखिए 2r, ये डायमीटर है यहां से यहां, तो 2 इंटू रेडियस, और ये r यहां से यहां तक, यानी r की टर्म्स में हुआ 4r, यानी एक ही टर्म्स में ये डिस्टेंस रूट 2a, r की टर्म्स में 4r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन a एंड r इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आई होप आप इसको जान चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, विजुलाइज कर चुके हैं। अब बारी है कोऑर्डिनेशन नंबर को जानने की, लास्ट पॉइंट को जानने की, कोऑर्डिनेशन नंबर को जानने की। चलिए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। सिंपल क्यूबिक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? रिवाइज करते हैं, 6 था। बॉडी सेंटर्ड के केस में 8 था। इस केस में कितना होगा? 12 होगा। कैसे होगा इसकी बात की जाएगी, याद कर लीजिए, 6, 8, 12 याद हो गया। इसके बाद देखिए ए एंड आर का रिलेशन, सिंपल क्यूबिक के केस में a इज इक्वल टू 2r, बॉडी सेंटर्ड के केस में रूट 3a इज इक्वल टू 4r, और फेस सेंटर्ड के केस में दोस्तों, फेस सेंटर्ड के केस में रूट 2a इज इक्वल टू 4r। जेड देखिए सिंपल क्यूबिक के केस में 1, बॉडी सेंटर्ड के केस में 2, और फेस सेंटर्ड के केस में 4। ये भी याद कर लिया है। अब हमारे पास देखिए मेन मुद्दा ये है, ये 12 कैसे? देखिए ये 12 कैसे है? वापिस चलते हैं, यहां पर इमेजिन करते हैं, या फिर आसानी के साथ यहां पर इमेजिन किया जा सकता है। कैसे दोस्तों इमेजिन किया जा सकता है? बिल्कुल आसानी के साथ इस प्रकार से इमेजिन किया जा सकता है। इसके साथ ये 4 कॉन्टेक्ट में होंगे, ध्यान से देखना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए कलर चेंज करते हैं, ब्लैक से देखते हैं। ये 4 कॉन्टेक्ट में होंगे, इसके साथ इमेजिन कर लिया है। इसके अलावा ये 4 कॉन्टेक्ट में होंगे, ये भी इमेजिन करना होगा। ये 4 कॉन्टेक्ट में होंगे, ये 4 कॉन्टेक्ट में होंगे, ये 4 कॉन्टेक्ट में होंगे, इमेजिन कर लिया है। ऐसे ही दोस्तों यहां भी, ऐसे ही यहां भी, ठीक इसी प्रकार से सिमेट्री को फॉलो करते हुए, जी हाँ ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से सिमेट्री को फॉलो करते हुए, यहां भी फेस सेंटर होगा, यहां भी फेस सेंटर होगा। एक फेस सेंटर आगे होगा, एक पीछे होगा। यहां भी देखिए एक फेस सेंटर पीछे होगा और एक फेस सेंटर आगे होगा। 4 ये कॉन्टेक्ट में होंगे बगल वाले यूनिट सेल से, 4 ये कॉन्टेक्ट में होंगे, 4 ये कॉन्टेक्ट में होंगे, 4 ये कॉन्टेक्ट में होंगे, और 4 ये कॉन्टेक्ट में होंगे। इस प्रकार से 4 + 4 + 4 कितने कॉन्टेक्ट में होंगे? 12 कॉन्टेक्ट में होंगे। अगर दोस्तों आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ऑफलाइन में जब मैं क्लासेस लेता हूं तो स्टूडेंट्स को जल्दी से अंडरस्टैंड होता नहीं है। उम्मीद करूंगा आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले इसी की बात की जाएगी। अब देखिए आज से मैंने आपको होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया है ताकि ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो। और दोस्तों होमवर्क क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे ये भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे पीडीएफ नोट्स की फॉर्म में। जी हाँ, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आपको ये सभी मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स की फॉर्म में। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपके सामने।
अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, ध्यान से देखिए, ये सब होंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। इनको पाने के लिए आप आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीचर मुझे दोस्तों अनअकैडमी ऐप का एक बेहतरीन फीचर लगता है। ये क्या है? इंस्टेंट आप अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। आई होप ये सभी स्टेप्स आपने नोट कर लिए होंगे। और यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, इसमें अपीयर होना ना भूले। एवरी संडे कंडक्ट होता है यूसेट। यूसेट में अपीयर होने से क्या बेनिफिट है? आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिल पाएगी, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। जी हाँ, आप अपनी रैंक से ये चेक कर पाएंगे आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और साथ में ढेर सारे स्कॉलरशिप तो मिलती ही है। इसके बाद देखिए अपकमिंग बैचेस की पूरी डिटेल आपके सामने। एम 2022 ये हमारा बैच है जो अनअकैडमी ऐप पर लॉन्च होगा, 14 अप्रैल से लॉन्च होगा। 12th क्लास के लिए है एम 2022। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को पूरी मस्ती के साथ फिनिश करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। और आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। लिंक आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और लैंड करना होगा अनअकैडमी ऐप पर। उसके बाद आपको मुझे फॉलो करना होगा ताकि मेरी सभी क्लासेस की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। उम्मीद है आपने फॉलो किया होगा। अगर नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, कोई क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में दोस्तों बड़ा वाला थैंक यू इस बेहतरीन सेशन को अटेंड करने के लिए। आई होप आप इसके क्लास नोट्स बनाएंगे और इस लेक्चर को एंजॉय करने के बाद आप प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, फिर बाद में आप बोलेंगे कि सर हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है। जितनी भी सफिशिएंट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी तो मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा, हाँ प्रैक्टिस करते रहे। जी हाँ, हमारे साथ बने रहे ऐसे पूरी एनर्जी के साथ और सपोर्ट करते रहे। इतना लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर होगा तो इसके लिए सपोर्ट तो बनता है, इसके लिए मोटिवेशन तो बनती है। आप भी हमारे लिए मोटिवेशन है। ऐसे ही मेहनत करते जाएं, सपोर्ट करते जाएं, आपके प्यार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और शानदार अंदाज में इस यादगार सीरीज को यादगार बना पाएंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना काफी है। एक बड़ी सी स्माइल के साथ लौटते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू वेरी मच।